solution and colligative properties। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, सॉल्यूशन में तो आपको मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन ये सब तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, वो मैं अब नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो सिर्फ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर कंसंट्रेट कर रहा हूं। बहुत सिंपल है, फिर इसको अलग से डील करूंगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सोचो वो प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होती है। सबसे पहली बात, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, और आपने सॉल्यूट को नंबर ऑफ मोल्स को बी से रिप्रेजेंट किया था, NB। ठीक है यार, मोलेरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मोलेरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो भी चलेगा। सबको ध्यान आना चाहिए, मोलेरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो बताइए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कि नहीं? नंबर ऑफ मोल्स के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स के। मोलेलिटी में नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी होता है किलोग्राम में, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। मोलेलिटी किसी का डिस्टर्बेंस है, भगा दूंगा मैं। तो मोलेलिटी और नंबर ऑफ मोल्स के सीधे प्रोपोर्शनल हो तो वो प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। अपने को ये बात ध्यान रखना चाहिए। अब हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान से सुनिए कौन कौन सी। ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 1 2 3 4। जो आपको ये दिया जा रहा है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ध्यान से सुनना, वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, सरफेस टेंशन नहीं है, विस्कोसिटी नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, अरे बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, तो फिर क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं। तो बस ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, इसके अलावा कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मोलेरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब फटाफट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे सिंपल है। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई V इक्वल टू nRT। पाई हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, V हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, N हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन। तो अब ये सीधा आपको पूरा याद है, बोलो पाई V, अपन इसको इस तरफ शिफ्ट कर दें, NB अपॉन V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू R इनटू T, और ये क्या हो गई बोलो? मोलेरिटी ऑफ सॉल्यूशन MRT। कितना सिंपल हो गया। RT कांस्टेंट, R तो कांस्टेंट होता है, T भी कांस्टेंट कर दें तो पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखने लगा? मोलेरिटी के। अगर वॉल्यूम और RT कांस्टेंट कर दें तो पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखने लगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। बस कितना सिंपल हो गया। अब अगर M और R कांस्टेंट कर दें तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, पाई 1 T1 इक्वल टू पाई 2 T2। कभी आ जाए क्वेश्चन तो पाई T है, ये पाई प्रोपोर्शनल टू T, पाई 1 अपॉन T1 इक्वल टू पाई 2 अपॉन T2।
अगर मान लो क्या है VRT कांस्टेंट है तो पाई डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल है। तो ये सिंपल बात है यार, बहुत ही सिंपल। ठीक है, आप कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। नंबर ऑफ मोल्स भर दिए जाए, अब आप नंबर ऑफ मोल्स तो जानते ही हो ना, कैसे लिखते हैं, WB वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू R इनटू T। ये आपकी मोलरिटी है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। तो कभी वेट देगा, कभी मॉलिक्यूलर वेट तो आप निकाल ही लोगे, वॉल्यूम देगा वेट बाई वॉल्यूम। बताओ अगर ये दे दे वेट बाई वॉल्यूम तो ये क्या हो गया, वेट बाई वॉल्यूम, वेट इन लीटर, वेट इन लीटर, वेट इन लीटर। सपोज मैंने क्वेश्चन दे दिया कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1% यूरिया सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे 0.1% या 1% कर देता हूँ, अच्छा रहेगा, 1% यूरिया सॉल्यूशन। तो 1% का मतलब एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए, 1% का मतलब 1 ग्राम इन 100 ml, ये हो गया। कुछ भी दें, 1 दें, 10% दें, तो 1 ग्राम इन 100 ml। अब बताओ ये तुम्हारे पास हो गया वेट 1 ग्राम, वॉल्यूम हो गया 100 ml, लेकिन वॉल्यूम तो आपको लीटर में चाहिए। 100 ml का मतलब कितना लीटर, 0.1 लीटर। बोलो समझ में आ गया, 0.1 लीटर। तो ये आपका ये हो गया 0.1 लीटर। मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का 60, ठीक है। और आर तो तुम्हें मालूम है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 300 केल्विन। बस ये हो गया सॉल्व। तो परसेंटेज दिया जा रहा है यहाँ पर, तो प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी, ये ध्यान रखना। 1% का मीन्स 1 ग्राम इन 100 ml, ठीक है। तो स्ट्रेंथ है ये 1 ग्राम पर ml। कभी आपको पर ml दे सकते हैं, पर 1 ग्राम पर ml, तो वो डेंसिटी भी हो सकती है पर ml। कभी कभी डेंसिटी दे दें तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, समझ आ गया। अगर मान लो 2 सब्सटेंस दे देते, एक यूरिया दे देते और कुछ और दे देते, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना। एक से ज्यादा दें आपको सॉल्यूट, हटा दो इसको, यदि आपको सॉल्यूट एक से ज्यादा दें तो आप क्या करना, एक से ज्यादा एन ऑफ यूरिया हो गया, एन ऑफ ग्लूकोज हो गया, एन ऑफ शुगर हो गया, जो भी दें आपको, जो भी दें आप सबके एन, और एन इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यूरिया के लिए हो गया ऐसा, ये फिर इसके लिए कर देना, फिर इसके लिए कर देना, तो आपका इस तरह से निकाल सकते हो। तो कभी एक से ज्यादा दें तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल था। जरा एक और चीज सोचो कि मैं यदि यहाँ पर सीधा 1 m दे देता, ये देखो 1 m यूरिया सॉल्यूशन दे देता, तो क्या करते, 1 m प्लस पाई v इक्वल टू mRT। अब भी आपने लिखा मोलरिटी, पाई इक्वल टू मोलरिटी कितनी है 1 R 0.0821, ये 0.0821 और टेम्परेचर 300 केल्विन, सीधा हो जाता एक से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोलरिटी दें, वेट दें, मॉलिक्यूलर वेट आपको मालूम ही है, और परसेंट दें। तो ज्यादातर क्वेश्चन आता है परसेंट में, है ना, परसेंट में। अब ऑस्मोसिस क्या होता है वो तुम जानते ही हो, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और इतना प्रेशर लगा दें कि फ्लो बंद हो जाए, तो वो प्रेशर कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वो क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक। भूले तो नहीं हो, ये ले लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इधर कंसंट्रेशन क्या हो गया, अभी दोनों साइड कंसंट्रेशन बराबर है। जब दोनों साइड कंसंट्रेशन बराबर हो तो फ्लो नहीं होता, कंसंट्रेशन से सॉल्व नहीं करना है। अब आपको फिर से याद दिला रहा हूं, पाई इक्वल टू आई इंटू एम इंटू आर इंटू टी, ये कांस्टेंट हो गया। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एम, आई सबको याद है,
वेंटॉप फैक्टर सब याद रखना, I1 M1 इक्वल टू I2 M2। ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए I1 M1 इक्वल टू I2 M2 का यूज करना, ठीक है, तो गलत नहीं होंगे, याद होना चाहिए। ये आई आपका वेंटॉप फैक्टर ध्यान रखना, यानी मोलर कंसंट्रेशन बराबर हो तो कोई जरूरी नहीं है कि वो आइसोटोनिक हो। तो ये आइसोटोनिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, I1 M1 इक्वल टू I2 M2। आई सबको मालूम है, वेंटॉप फैक्टर, तो ये ध्यान से सुन लेना, बस इसको इससे सॉल्व करना हमेशा क्वेश्चन आइसोटोनिक के। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आइसोटोनिक का जो आता है आपको, ठीक है, 6% यूरिया सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ 18 ग्राम पर लीटर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्यूशन, ठीक है, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालना है। तो 6% यूरिया सॉल्यूशन आइसोटोनिक विद 18 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आइसोटोनिक, ये आइसोटोनिक I1 M1 इक्वल टू I2 M2 अप्लाई करिए, ठीक है। अब मोलरिटी, इसकी मोलरिटी निकाल लीजिए। एक मान लीजिए आप ये यूरिया सॉल्यूशन हो गया, एक मान लीजिए ये ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन हो गया। अब आई आप जानते हो यूरिया का आई कितना है 1, और ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है जिससे कि ये क्लियर हो रहा है कि इसका I2 है कि I3 है कि I4 है। तो हम ये मानेंगे कि नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट, इस कंडीशन में इसका भी I1 ही मानेंगे आप, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बच्चों। और अब ये लगा दो I1 M1 इक्वल टू I2 M2। चलिए अपन लगाते हैं, ठीक है। आई हो गया यूरिया का 1, मोलरिटी की डेफिनेशन नहीं बोलना, मोलरिटी इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो 6%, तो वेट हो गया 6 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का 60 और वॉल्यूम 6 ग्राम इन 100 ml। 6 ग्राम इन 100 ml का मतलब ये हो गया 0.1 लीटर, जो आपको अभी समझाया था मैंने, ये 0.1 लीटर। तो 6% का मतलब 6 ग्राम पर 100 ml, ध्यान रखना बच्चों। तो ये हो गया इक्वल टू, ये M हो गया, I हो गया, इसमें कुछ नहीं दिया है तो I मान लेंगे, यहाँ पर भी 1, ठीक है। और मोलरिटी फिर फार्मूला लगाइए, 18 ग्राम दिया है प्लस ये तो पर लीटर दिया, ये 1 लीटर दिया है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है। ये मॉलिक्यूलर वेट सॉल्व कर लो, फटाक से आ जाएगा MB। तो इस तरह से एक आइसोटोनिक का सिंपल क्वेश्चन आता है। बोलो समझ आ गया? यस सर। फिर अब बताओ, सबको आई तो याद होगा, मैं थोड़ा बहुत अभी आई समझा दूंगा, लेकिन एक I1 M1 इक्वल टू I2 M2 ये होता है आइसोटोनिक के लिए। अगर मान लीजिए मैंने आपको पहला ऑप्शन दिया कि 1M यूरिया एंड 1M ग्लूकोज, बोलो आइसोटोनिक है कि नहीं? तो फटाफट अपन ने देख लिया यार, M दे दिया है 1 और यूरिया का I होता है 1, ग्लूकोज का M दिया है 1 और ग्लूकोज का I होता है 1, तो इसका मतलब इसका भी 1, ये दोनों बराबर है, आइसोटोनिक हो गया, या आइसोटोनिक हो गया, या आइसोटोनिक हो गया। अगर मान लो मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया होता 2M यूरिया एंड 1M NaCl, ठीक है। अब बताओ NaCl को ये मान लें 100% डिसोसिएट मानते हुए,
100%। जब कुछ नहीं दिया तो NaCl को 100% डिसोसिएट मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब कुछ नहीं दिया हो तो 100% डिसोसिएट मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बताइए I कितना है? यूरिया के लिए 1, मोलैरिटी कितनी है 2, और इसके लिए I 2 है और मोलैरिटी है 1। देखिए ये दोनों बराबर हो गए। देखो 1 into 2, 2 into 1, तो ये भी आइसोटोनिक हो गया। तो आइसोटोनिक को पहचानने के लिए ऐसा काम करेंगे। आ गया समझ में? अगर मैंने ये दिया होता 2m NaCl एंड 1m CaCl2 तो फिर मामला गड़बड़ था। जरा देखो I NaCl का होता है 2, I NaCl का 2 है और कंसंट्रेशन दी है 2, तो I1M1 हो गया 2 into 2, और इसका I जो हो गया है CaCl2 का I 3 है और M1 दिया है। तो ये दोनों आइसोटोनिक नहीं हुए, ये इक्वल नहीं है, दोनों आइसोटोनिक नहीं है, ये आइसोटोनिक नहीं है। अब बताओ ये हाइपरटोनिक हो गया, ये क्या हो गया? हाइपोटोनिक हो गया। ये ज्यादा कंसंट्रेशन 4 और ये 3 into 1 3, तो ये क्या हो गया? हाइपोटोनिक। ये हो गया हाइपरटोनिक, मतलब ये आइसोटोनिक नहीं है, ये आइसोटोनिक नहीं है। तो आप ऐसे आइसोटोनिक को पहचानिएगा। बात समझ आ गई आपको? ये मेन क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर के। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की एक और डेफिनेशन पाई इक्वल टू HdG मैंने बताई थी। एट हाइट ऑफ द कॉलम, D डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड G एक्सेलरेशन ग्रेविटी। आप जानते ही हो HdG लगाना तो पाई निकल आएगा। ठीक है, तो कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ सकती है आपको HdG की। चलिए, यह ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड बात हुई। ठीक है, आप थोड़ा सा मैं आई को याद दिला दूं आपको। नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट सॉल्यूट। जब कोई सॉल्यूट डिसोसिएट भी नहीं हो रहा, एसोसिएट भी नहीं हो रहा, तो उसका आई हमेशा होता है 1। ठीक है, आई ना बढ़ता है ना घटता है, जितने मॉलिक्यूल हैं उतने रहेंगे। अगर आई, दूसरी बात, अगर डिसोसिएट हो रहा और 100% डिसोसिएट हो रहा हो, ठीक है, तो आई का वैल्यू एन के बराबर हो जाएगा। जैसे NaCl डिसोसिएट हुआ, Na आयन बना और Cl आयन बना, 2 में डिसोसिएट हो गया, 2 आयन। तो यहाँ पे 2 आयन, एक ये है एक ये, आई का वैल्यू कितना हो गया 2। अगर मान लीजिए K4FeCN6 लिया तो ये डिसोसिएट होगा 4 के आयन में और एक FeCN6 आयन में। बोलो टोटल कितने हो गए? एक ये 4 ये। एन का वैल्यू कितना हो गया? बोलो 5। तो इसका आई कितना हो गया? 5। तो इस तरह से आई 100% डिसोसिएट हो तो एन के बराबर हो जाएगा। एन ये है नंबर ऑफ आयन। बात क्लियर हो गई? अगर पार्शियल डिसोसिएट हो, जैसे आपने एसिटिक एसिड लिया पार्शियल डिसोसिएशन में, 100% नहीं, पार्शियल में, तो आप थोड़ा सा निकालना, याद दिला रहा हूं बस। मान लो आपने एसिटिक एसिड लिया और वो पानी में डाल दिया, वाटर में, ध्यान से सुनना, वाटर में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं, बेंजीन में नहीं, तो आपका ये डिसोसिएट हो जाएगा एसिटेट आयन में प्लस H आयन में। अगर आपने इसका इनिशियली 1 लिया तब तो ये 0 0 है, और 1 में से यदि अल्फा डिसोसिएट, पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा है, अल्फा डिसोसिएट हुआ तो ये अल्फा बनेगा, ये अल्फा, क्योंकि यहाँ 1 है तो ये 1 अल्फा, यहाँ 1 है तो ये 1 अल्फा। अगर यहाँ पे 2 होते हैं तो 2 अल्फा कर देते, यदि 3 होते तो 3 अल्फा कर देते। कितना सिंपल, बस ये हो गया। और यहाँ कितना बचा? 1 माइनस अल्फा। ये इक्विलिब्रियम पर आ गया, ये इक्विलिब्रियम सेट हो गया। तो जब डिसोसिएट हो जाए तो बिफोर डिसोसिएशन आपके पास मोल्स कितने हैं? 1 0 0 माने 1 इसके, और आफ्टर डिसोसिएशन एट इक्विलिब्रियम तो 1 माइनस अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 1 अल्फा। तो भाई बच्चों 100% डिसोसिएशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा इसमें है, बस याद दिला दिया मैंने। देखो ये हो गया I इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एट इक्विलिब्रियम। इसको भले ही मत लिखो आफ्टर डिसोसिएशन, एट इक्विलिब्रियम इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन तो 1 है,
और आफ्टर डिसोसिएशन ये प्लस ये 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, 1 माइनस अल्फा आ गया, बस ये आपका आई आ गया 1 माइनस 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा। तो ये आपका आ गया आई 1 प्लस अल्फा। अल्फा क्या होती है बेटा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक मोल में से कितने डिसोसिएट हो रहे हैं, एक मोल में से कितने। जैसे मान लो ये हो गया पूरा, लिख लिया सबने, मतलब याद आ गया सबको, लिखा तो रखा ही है, सिर्फ मैं पॉइंट समझा रहा हूं आपको। तो यहाँ पर यह आ गया, सपोज क्वेश्चन दिया कि एसिटिक एसिड इज 10% डिसोसिएटेड, व्हाट इज आई, उसका आई क्या है? तो 10% का मतलब 10 इन 100, 100 में से 10 नंबर मिले, 10% का मतलब 100 में से 10, तो 1 में से कितना हो गया बोलो? 0.1। ये आ गया आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये अल्फा आ गया। ये परसेंट अल्फा है बेटा, ये परसेंट अल्फा, ये आपका अल्फा आ गया 0.1। बताइए यहाँ पर रखा आपने तो कितना आ गया? आई का वैल्यू 1.1। तो जब भी दो दें, एसिटिक एसिड दें, NaCl दें, कोई भी जिनमें दो आयन बन रहे हो, तो सीधा जो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हो बस उसे ऐड कर दो 1.1। अगर ये 20% होता तो 1.2 फटाफट हो जाता। ये बहुत सबसे सिंपल है मामला ये, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लें, ये आपका आई आ गया। इसी में क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, इसी में क्वेश्चन दे दिया जाए कि कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एसिटिक एसिड 0.1 m एसिटिक एसिड सॉल्यूशन at 27 degree centigrade when it is 10% dissociated। देखिए ये क्वेश्चन हो गया, तो कितना सिंपल हो गया बताओ आपको। ए का मतलब एसिटिक एसिड, ये लिख दिया मैंने, ए का मतलब एसिटिक एसिड, ध्यान रखना है ना। तो 10% अल्फा आ गया आपका 0.1, तो आई आ गया आपका 1.1। अब फार्मूला लगा दो, फाई इक्वल टू आई इंटू एम आर टी। आई एम आपका देखो कितना दिया है 0.1, आर कितना होता है 0.0821, टेम्परेचर है 300 केल्विन। अब बचा आई, ये आपके सामने आई है 1.1, ये आई हो गया 1.1, बस ये सॉल्व हो गया। तो इस तरह से कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आने वाला है, ये ध्यान रखना तुम। बहुत सिंपल पेपर आएगा, डरना नहीं। तो इस तरह से आप आई कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन है pH ऑफ HCl is suppose 3, calculate the osmotic pressure of, ये एक्वस HCl होता है, वो हमेशा एक्वस ही होगा, ऑफ सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताइए कितना सिंपल हो गया बोलो। pH दिया है 3, HCl होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरे 100% आयोनाइज होते हैं, 100% आयोनाइज है, इसलिए आई का वैल्यू एक एच आयन मिलेगा, HCl आयन, आई का वैल्यू हो गया 2, आई का वैल्यू हो गया 2 HCl के लिए। pH कितना दिया है 3, pH 3 का मतलब क्या हो गया, एटायन कंसंट्रेशन कितना हो गया 10 की पावर -3, एटायन कंसंट्रेशन 10 की पावर -3। और एटायन कंसंट्रेशन ही क्या होती है, नॉर्मेलिटी। स्ट्रॉन्ग एसिड की नॉर्मेलिटी उसका एटायन कंसंट्रेशन होता है, ये आ गया 10 की पावर -3। और नॉर्मेलिटी, ये पहली बात हो गई, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी आ गई 10 की पावर -3, एन फैक्टर HCl का 1 है। क्यों?
क्योंकि HCl से एक ही तो H आयन प्रोड्यूस हो रहा है, एसिड का एन फैक्टर उसका H आयन के बराबर है। तो ये आ गया आपका मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी आ गई? वही आ गई 10⁻³ तो पीएच दिया जाए तो उसे H आयन में बदलिए। H आयन यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये देखिए, तो H आयन कंसंट्रेशन उसकी नॉर्मेलिटी के बराबर, नॉर्मेलिटी आ गई। एन फैक्टर यदि यहाँ पर H2SO4 होता तो एन फैक्टर 2 होता, अगर H2SO4 होता तो एन फैक्टर 2 होता, तो एन फैक्टर 2 होता तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं में, तो मोलैरिटी आपकी आ जाती। तो मोलैरिटी यहाँ पर तो एन फैक्टर 1 है, HCl का एन फैक्टर 1, H2SO4 का एन फैक्टर 2, NaOH का एन फैक्टर 1, PaOH का इसका 2, तो आपका ये आ जाता, m आ गया। बस आप लगाइए पाई इक्वल टू I इंटू MRT। I कितना है? 2। I का मतलब HCl को जब आप पानी में डालोगे तो 2 आयन प्रोड्यूस होंगे, 1 + 1, तो I आपका इसका आया 2। I 2 है और H आयन 1 है, इसलिए I अलग चीज है और एन फैक्टर अलग चीज है, नहीं तो आप कंबाइन कर दें। I हो गया 2, m का वैल्यू आ गया 10⁻³ R होगा 0.0821 और टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। सॉल्व कर लें। आ गया समझ में? बोलो। तो यदि पीएच से क्वेश्चन दिया जाए तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। यही क्वेश्चन अगर बेस के लिए होता तो POH लिखते तो OH आयन लिखते, OH आयन नॉर्मेलिटी के बराबर होता, नॉर्मेलिटी को फिर मोलैरिटी में बदल देते, बस इतना ही करते हैं। जैसे मैं यही क्वेश्चन HCl की जगह NaOH के लिए दे देता, केवल HCl की जगह NaOH कर देना बस। तो NaOH का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएट, I का वैल्यू NaOH के लिए 2 हो जाएगा। और उसने pH कितना दिया? 3, तो pH 3 दिया तो POH कितना आ जाएगा? 14 में से 3 को माइनस करना, क्योंकि बेस है, तो बेस है तो 14 में से 3 को माइनस करना तो 11 आ जाएगा। OH आयन कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा? OH आयन कंसंट्रेशन आ जाएगा 10⁻⁻11। नॉर्मेलिटी कितनी हो गई? 10⁻⁻11। ठीक है। मोलैरिटी कितनी हो गई? 10⁻⁻11, क्योंकि I फैक्टर एन फैक्टर तो NaOH का 1 है, OH आयन तो एक ही मिल रहा है, इसका एन फैक्टर कितना है? 1। तो ये आ गया आपका, समझ आ गया? तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे? 10⁻⁻11 कर देंगे बस। तो ये मोलैरिटी आपका, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। यदि pH 3 दिए तो pH 3 दिए तो POH में बदलना है, POH को OH आयन में बदलना, OH आयन 10⁻⁻11, नॉर्मेलिटी 10⁻⁻11। तो बताइए, वैसे pH तो 3 दी नहीं जाएगी, क्योंकि यार अब NaOH है तो pH तो 11 दी जाएगी सपोज। ठीक है, pH तो 11 आपको दी जाएगी, मतलब मैंने pH 3 लिख के बोल दिया, बस बाकी pH 3 नहीं होगी, तरीका मैंने वही समझा दिया। सपोज pH 8 दी, क्योंकि NaOH है तो pH 3 नहीं होगी, आप 8 कर लो, तो आपका 14 में से इसको माइनस कर देना, 14 - 8, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 6 आ गया। तो ये आपका आ गया 10⁻⁻6, तो ये आ गया आपका 10⁻⁻6, तो यह क्या आपका 10⁻⁻6। माने प्रोसेस वही है, pH 3 एसिड की होती है, बेसिक तो होगी नहीं। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से 10⁻⁻6 से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस बात खत्म। तो बच्चों समझ आ गया? अगर बेस दें तो बिल्कुल डरने की जरूरत है, बस बेस का pH दें तो POH निकाल लेना, और POH दें तो फिर कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि POH से आप OH आयन सीधा बता सकते हो, उतना है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। बोलो, समझ आ गया आपको? अच्छे से समझ आ गया सब लोग को? बोलो। Yes. तो इस Yes, तरह sir. से आप बड़े आराम से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। दूसरा,
अब ये हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, बस इतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर। बाकी अब आप कॉपी करना, बिल्कुल पूरा आ जाएगा। मैंने सबसे मेन चीज आपको समझा दी जो आने वाली है। नेक्स्ट, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, केमिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैसे बनती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन केमिकल वाली, केमिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कॉपर सल्फेट लो, इसमें डाल दो K4 FeCN6, कॉपर सल्फेट लो, K4 FeCN6 डाल दो। तो ये K4 और ये दो ले लेना, ये हट गया, K2SO4 क्या बन गया? Cu2 FeCN6, कॉपर फेरोसाइनाइड। या कॉपर फेरोसाइनाइड की केमिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ये हो गई, ये बनती है केमिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो लिखना जल्दी, केमिकल सेमी, पता नहीं अब मैंने उस समय बोला है कि नहीं आपको आते वक्त, केमिकल सेमी लिखा है परमेबल सर। मेम्ब्रेन, तो ये ध्यान रखना। बाकी फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो आप जानते ही हैं, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, कोई लिक्विड है, ये प्योर लिक्विड है, यहाँ तक भरा हुआ है, ये यहाँ पूरा भरा हुआ है, ठीक है, ये सरफेस के मॉलिक्यूल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट रखिए, प्लस बीकर को क्लोज कर दीजिए। ये क्लोज कर दिया, आप जो ऊपर इसके वेपर्स आपको दिखाई दे रहे हैं सब जगह फैल जाएंगे ये वेपर्स, और इस टेम्परेचर पर जो प्रेशर वेपर्स लगाएंगी, ये जो प्रेशर इस पर लगेगा वो कहलाएगा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर अगर ये प्योर है तो ये कहलाएगा PA0। अगर ये प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के लिए मैंने क्या लिया था? A, प्योर के लिए नॉट, तो प्रेशर के लिए P, तो वेपर प्रेशर PA0 हो गया। सबको याद है? अगर मान लीजिए तुमने इसमें क्या डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही आप इसमें डालोगे तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये आपने 1 मोल डाला तो यहाँ पर 1 मोल ये आ जाएगा, ये देखिए ये आ गया। अगर आपने 2 मोल डाला तो यहाँ पर 2 मोल आ जाएंगे, अगर आपने 3 मोल डाला तो यहाँ पर 3 मोल सॉल्यूट आ जाएंगे। हुआ क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कम होते जा रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल, तो वेपर प्रेशर कम होते जाएगा। जैसे ही तुमने ये डाला ये वेपर प्रेशर कम हो गया, 1 मोल और डाला ये वेपर प्रेशर और कम हो गया, और डाला तो ये वेपर प्रेशर और कम हो गया। अब बताओ, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर PA0 जिसको लिखा था मैंने, और अब ये बन गया प्योर सॉल्वेंट में डालने पर सॉल्यूशन बन गया। अब ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपने क्या लिखा था? PA, तो PA, अब ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया PA, कम होते गया। जैसे जैसे तुम सॉल्यूट डालते गए, ये सॉल्यूट डाला तो ये और कम हो गया। तो जैसे जैसे तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे वेपर प्रेशर कम होते जाएगा। क्यों कम हो रहा है वेपर प्रेशर? क्योंकि सरफेस पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कम हो रहे हैं। ये देखो, ये आ गए ना सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के मोल्स बढ़ रहे हैं, सॉल्वेंट के मोल्स कम हो रहे हैं। तो वेपर प्रेशर, बताओ, जैसे जैसे मोल्स बढ़ाते जा रहे हो सॉल्यूट के, वेपर प्रेशर कम होते जा रहा है। तो वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलेरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलेरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यदि आपने वेपर प्रेशर, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है जो पानी में आयोनाइज हो गया, तो और बढ़िया तरीके से क्या लिखोगे? वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I इंटू M। बस बताओ, M तो मोलेरिटी है, भूलना नहीं। आप बताओ, वेपर प्रेशर समझ में आ गया किसका सबसे ज्यादा होना चाहिए? हमेशा क्वेश्चन आता है किसका सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर होगा दुनिया में? प्योर सॉल्वेंट का। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दुनिया में सबसे ज्यादा होगा।
और अगर उसमें सॉल्यूट डालते जाओगे तो वेपर प्रेशर कम होते जाएगा। क्यों कम हो रहा है उसका रीजन तुम्हारे सामने है। क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड डिक्रीज हो रहे हैं, ये डिक्रीज हो रहे हैं इनके आने से। बस तो जब ये डिक्रीज होंगे तो वेपराइजेशन कम हो जाएगा, वेपर कम मिलेंगे, वेपर प्रेशर कम मिलेगा। इतना था, बस हो गया। तो इतना अच्छे से आप कॉपी से पढ़ना सारी बातें, तो मजा आ जाएगा, तुमको भूलोगे नहीं कभी। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई, कौन सी? वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एम। मेरा क्वेश्चन है कि वेपर प्रेशर लोएस्ट किसका है, क्वेश्चन ये है। तो आप आंसर देना 0.1 एम यूरिया, 0.1 एम ग्लूकोज, 0.1 एम NaCl, 0.1 एम Al2SO4 थाइस। अब बताओ, एक को बदल देता हूं, ये कर देता हूं 0.2। अब बताओ सबसे ज्यादा लोएस्ट पूछा, लोएस्ट वेपर प्रेशर किसका होना चाहिए? ये देखो एम देख लो, हाँ एम देख लो, एम देख लें, एम आपके सामने है और आई आपके सामने। इसका I1 है, इसका I1 है, इसका I2 है, इसका I5 है। तो आपका I5 सबसे ज्यादा हो गया। कंसंट्रेशन तो सबकी सेम के 1 दी है इसमें, तो यहाँ पर I इंटू एम 1 इंटू 5 हो गया आपका 1/5 हो गया, सबसे कम हो गया। सबसे ज्यादा किसका रहेगा? सबसे ज्यादा आपका इसका रहेगा, सबसे ज्यादा फर्स्ट वाले का। समझ आ गया? इन दोनों का बराबर रहेगा, इन दोनों का बराबर रहेगा। इन दोनों का क्या रहेगा? बराबर। ये I इंटू एम दोनों का बराबर है, इधर I2 है, इधर I1 है, इधर M2 है, इधर M1 है। इन दोनों का बराबर रहेगा, ठीक है। सबसे कम इसका, इन दोनों का बराबर, और सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर इसका रहेगा, क्योंकि I इंटू एम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो, आपको अब भी बतलाया सॉल्यूशन किसमें बना? वाटर में। सबका एक्वस सॉल्यूशन है, इनका सबका एक्वस सॉल्यूशन, यानी प्योर सॉल्वेंट वाटर है। तो बताइए Pa0 हो गया प्योर सॉल्वेंट का Pa। अब बताओ ये क्या कहलाता है? लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका मतलब लोबरिंग इन वेपर प्रेशर ये होता है, इसको आपने डेल्फी बोला था। तो अब बताओ सबसे ज्यादा लोबरिंग किसमें हुई? आंसर दो। अगर मैं आपसे पूछूं लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यही क्वेश्चन है। लोबरिंग LVP की बात लोबरिंग कर दी मैंने यहाँ पे। लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सबसे लोएस्ट या सबसे हाईएस्ट पूछ लिया। चलिए इसमें हाईएस्ट सबसे किसमें है, जल्दी बताइए। LVP, LVP सबसे ज्यादा किसका है? थर्ड। अरे ये सबसे कम PA हो गया, इसका सबसे कम PA हो गया, है ना। इसका सबसे कम PA हो गया बेटा। इसका PA सर ये लिखा है, PA बोलते हैं ना इसको, ये PA बोलते हैं। तो PA सबसे कम इसका है और PA0 तो सब में बराबर है। तो जब सबसे कम PA हो गया, PA0 सब में बराबर है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सबसे हाईएस्ट किसका हुआ? इसका हो गया ना सबसे हाईएस्ट। लोअरिंग आपसे डेल्फी पूछ रहे हैं, डिफरेंस पूछ रहे हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछ रहे हैं। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्फी, ये आंसर हो जाएगा सबसे हाईएस्ट इसका है और सबसे लोएस्ट इसका है, इन दोनों का बराबर रहेगा। ध्यान से सुन लो, ये PA है ना बेटा, ये PA है आपका, ये PA। तो PA वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I इंटू एम। तो जिसका PA सबसे ज्यादा, जिसका PA सबसे ज्यादा, उसका डेल्फी सबसे क्या हो जाएगा? डेल्फी सबसे क्या हो गया यार ये? ठीक है, अब RLVP पूछते हैं। RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
तो क्वेश्चन अगर आपको आर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछते तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, पीए नॉट माइनस पीए, ये मतलब अपान पीए नॉट, ये तो कांस्टेंट है ना बेटा आपका पीए नॉट, ये कांस्टेंट है, और ये हो गया आपका डेल पी। तो जिसका डेल पी जितना ज्यादा, ये जितना ज्यादा होगा, ये जितना ज्यादा होगा, आर एल बी पी उतना ज्यादा होगा। तो आर एल बी पी भी का आंसर भी वही होता जो लास्ट वाला, ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो ये देखिए वेपर प्रेशर दैट इज पीए, पीए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई इनटू एम, ये जितना ज्यादा होगा उतना आपका डेल पी डिफरेंस उतना ज्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। यस सर, हो गया। यार उल्टा तो नहीं हो गया, मैंने वो लोएस्ट, ये एक मिनट, लोएस्ट पूछा था कि हाईएस्ट पूछा था उसमें, लोएस्ट। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एम, ये जितना ज्यादा ये उतना कम, ये जितना कम उतना डेल पी ज्यादा, डेल पी जितना ये जितना बढ़ता जाएगा, ये जितना बढ़ता जाएगा ये उतना कम होते जाएगा, ये जितना कम हो गया माने पीए कम होते जाएगा, पीए कम होगा तो डेल पी बढ़ेगा, डेल पी बढ़ेगा तो आर एल बी पी बढ़ेगा, ये होगा ना। यस सर, ये ठीक, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताओ आर एल वी पी क्या होता है, आर एल वी पी इक्वल टू पीए नॉट माइनस पीए अपान पीए नॉट, जो होता है आर एल बी पी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बताओ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, जल्दी बताइए, राउल्ट लॉ क्या कहलाता है, राउल्ट लॉ एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, भूलना नहीं, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute, इसको बोलते हैं राउल्ट लॉ। और ये राउल्ट लॉ किसके लिए है, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूज किया है, सॉल्यूट नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट इन द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन मस्ट बी वेरी डाइल्यूट, ये तीन कंडीशन पर ये राउल्ट लॉ लगता है। और राउल्ट लॉ फिर से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए है, दूसरी बात नॉन नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट है, और कैसा वेरी डाइल्यूट है, ये तीन बातें ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर आपको एक्स भी आगे बढ़ाना हो तो एन बी अपान एन ए प्लस एन बी होता है, एन बी ये क्या है, वेरी डाइल्यूट, तो ये इतना कम हो गया कि इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट किया तो एन बी अपान एन ए आ गया, और एन बी अपान एन ए डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू एम ए अपान डब्ल्यू ए, ये हो गया, ठीक है। तो आपका ये आपको कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये रखना, ये आपके सामने है, आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये ध्यान रखना बच्चों। अब यदि मान लो आपने नॉन वोलेटाइल की जगह एक सॉल्वेंट ए ले लिया, दूसरा सॉल्वेंट बी ले लिया, दूसरा लिक्विड बी ले लिया, और दोनों ही प्योर हैं, इसका पीवी नॉट मान लीजिए, इसका पीए नॉट मान लीजिए, ये वेपर प्रेशर यहाँ पर, ये वेपर प्रेशर ध्यान रखना पीवी नॉट कम है, पीए नॉट ज्यादा है, और अब आपने मिक्स कर दिया तो ये वाला जो मैंने आपको समझाया था, दोनों वोलेटाइल लिक्विड है,
ये भी वोलेटाइल है और ये भी वोलेटाइल है। ऐसी कंडीशन में जब आप यहाँ रखेंगे तो यहाँ ऊपर जो वेपर प्रेशर होगा ये पीए भी होगा और पीबी भी होगा, याद है? तो याद दिला रहा हूं मैं, यहाँ पे पी और पीबी दोनों होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये भी वोलेटाइल है और ये भी वोलेटाइल है, दोनों ही वोलेटाइल हैं बेटा। ठीक है, तो अब बताओ, जब यहाँ पर ये आपको पीए निकालना हो तो पीए इज प्रोपोर्शनल टू पीए नॉट एक्स इन लिक्विड फेज। इस लिक्विड फेज में आपको, ये लिक्विड फेज में आपको देखना है, राउल्ट लॉ हो गया। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये अब पूरा तो आपको याद है, बस ये देखो वेपर प्रेशर, यहाँ देखो ये वेपर प्रेशर आप ए, वेपर प्रेशर आप ए। अब ये जब मिक्स कर दोगे ये मिक्स हो जाएगा, तो ए और बी दोनों हैं तो सॉल्यूशन बन गया। तो वेपर प्रेशर आप ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स इन लिक्विड फेज। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो पी ए नॉट कॉन्स्टेंट आ जाता, वो के को मैंने रिप्लेस करके आपको समझाया था। और उसी तरह ये पीबी अगर आपको निकालना है तो पीबी, ये प्रोपोर्शनल हटा देना, पीबी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी इन लिक्विड फेज, प्रोपोर्शनल हटाना तो पीए नॉट पीबी नॉट आ जाएगा उसका वेपर प्रेशर, प्योर का। ये प्योर का वेपर प्रेशर है, ये प्योर का वेपर प्रेशर है। और ये पीए आप कैलकुलेट कर सकते हो, पीबी आप कैलकुलेट कर सकते हो। कौन सा लॉ है ये, जल्दी बोलो? राउल्ट लॉ। तो राउल्ट लॉ की डेफिनेशन क्या हो गई? राउल्ट लॉ की डेफिनेशन हो गई, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन द सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी के सॉल्यूशन में ए का जो वेपर प्रेशर है, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन ए मिक्सचर ऑफ ए एंड बी विच आर बोथ volatile is directly proportional to the x mole fraction of A in liquid phase। ठीक है, ये PA is proportional to x in liquid phase, ये वाले फेज में ये होता। और प्रोपोर्शनल को हटाना तो कांस्टेंट आ जाएगा। उसी तरह वेपर प्रेशर ऑफ B is directly proportional to XB in the liquid phase। प्रोपोर्शनल हटाया, प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट आ गया, प्योर लिक्विड आ गया। ये कांस्टेंट को मान लेते हैं अपन, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। इस तरह से दोनों का सम कर देना, टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा पीए प्लस पीबी। दोनों का सम कर दोगे तो टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। तो ये लिक्विड फेज नहीं भूलना, इसमें जब दोनों वोलेटाइल हों, जब दोनों वोलेटाइल हों तो लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन यूज किया जाता है, वेपर फेज में नहीं। हाँ, अगर आपको ये पीए निकालना और ये जो पीबी निकालना है, यहाँ पर अगर आप डाल्टन्स लॉ लगाते हो तो पीए इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, एक्स ए इन वेपर फेज। अब आपको यहाँ पे वेपर फेज यूज करना है। वेपर फेज में प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और आपको याद आना चाहिए टोटल यूज करते हैं। डाल्टन्स लॉ में टोटल वेपर प्रेशर यूज किया जाता है। राउल्ट लॉ पीए इक्वल टू पीए नॉट एक्स इन लिक्विड फेज। ये देखो यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यूज किया जाता है, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन उसी ए का वेपर फेज में। ये ए, ये वेपर फेज, ये ए, ये लिक्विड फेज, और ये टोटल, और टोटल इक्वल टू होता है पीए प्लस पीबी, पीए प्लस पीबी, जो आप राउल्ट लॉ से निकाल सकते हो। तो ये आता है डाल्टन्स लॉ। अब अगर मान लो आपको ये दिया हो, ये निकालना हो, तो ये देखो, ये पीए राउल्ट लॉ का है और ये पीए डाल्टन्स लॉ का है। दोनों पीए बराबर है, ये दोनों बराबर हो गए। क्या आ गया? पी टोटल एक्स इन द वेपर फेज इक्वल टू पीए नॉट एक्स इन द लिक्विड फेज। तो आप वेपर फेज में दिया जाए तो लिक्विड में निकाल सकते हैं, लिक्विड में दिया जाए तो वेपर में निकाल सकते हो। यहाँ पर टोटल की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे पीए नॉट की जरूरत पड़ेगी, पीबी नॉट भी ऐसे ही कर सकते हो। यहाँ पे बोलो डाल्टन्स लॉ इन कॉम्बिनेशन विथ राउल्ट लॉ क्लियर हो गया? गड़बड़ मत करना, गड़बड़ मत करना। यदि ये निकालना हो तो आप ये यूज करके निकाल सकते हो। और एक्स से लिक्विड फेज में आ गया तो एक्स भी लिक्विड फेज में, दोनों का सम तो 1 होता है। और अगर ये दिया हो, ये निकालना हो तो वेपर फेज में भी सम 1 होता है।
सम हमेशा 1 होता है, चाहे वो फेज वेपर हो चाहे लिक्विड हो। तो ये ऐसे आप सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB। PA होता है PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। फेज में, लिक्विड में, ये राउल्ट लॉ। इसको A को B में बदल दो या B को A में बदल दो। XA इक्वल टू 1 माइनस XB हो गया। तो यहाँ पर ये रख दो 1 माइनस XB। PA नॉट 1 माइनस XB प्लस PB नॉट XB इन लिक्विड फेज। इससे वो वाला फार्मूला निकाल लेना जो मैंने आपको बताया था, PA नॉट माइनस PA नॉट XB प्लस PB नॉट XB इन लिक्विड फेज। ये वाला फार्मूला आ गया। इसको अरेंज करके आगे एक ग्राफ आपको बताया था मैंने, तो वो निकाल लेना। अब आप लोग समझ आ गया, ये वाला आता है ना सबको करना। उसी तरह से यहाँ पर XB की जगह 1 माइनस XA रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। वाला फार्मूला जरूर याद रखना, याद सकता है। कर लेंगे कि नहीं, बोलो। इस तरह से आप, चलिए इसको बढ़ा दो आगे। इसको कैसे कर सकते हो आप, इसको कैसे कर सकते हो, इसको आप पीछे कर दो, इसको आप आगे कर दो। ठीक है, और PA नॉट प्लस PB XB इन लिक्विड फेज माइनस PA नॉट XB इन लिक्विड फेज, ये कर दिया। और यही है ना, इसको प्लस XB PA नॉट आएगा। मैंने PB XB हो गया, PB XB इन लिक्विड फेज और PA नॉट XB इन लिक्विड फेज। ठीक तो है, ये यही था, यही तो था। तो आप इसको कैसा लिख सकते हो फिर, XB लिक्विड है, यहाँ पे XB लिक्विड है, उसको कॉमन लेके PB माइनस PA, ठीक है, XB इन लिक्विड फेज। ये PA नॉट ये आ गया आपका क्या, टोटल PT। ऐसा y इक्वल टू C प्लस MS, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गया जिसका स्लोप काय के बराबर है, इसके बराबर है स्लोप। तो इसे ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे नॉट लगा लेना, ठीक है, नॉट लगा लेना। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप समझ जाएंगे। अब इसको उसी तरह दूसरे वाले का भी कर लेना। तो ये राउल्ट लॉ हुआ। राउल्ट लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बताओ हेनरी लॉ। अरे राउल्ट लॉ का भाई हेनरी लॉ, ये देखो, PA इज इक्वल टू PA नॉट XA इन लिक्विड फेज। ये है, ये राउल्ट लॉ था, ये राउल्ट लॉ था। अब हेनरी लॉ कहाँ लगता है, हेनरी लॉ गैस पर लगता है। गैस को पानी में डिसॉल्व करना है, कोई सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है, ठीक है। ये जितना ज्यादा यहाँ पर गैस डिसॉल्व होगी, ये गैस ऊपर उतनी ज्यादा यहाँ पे मिलेगी, दोनों के बीच इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये डिसॉल्व्ड गैस है, ये डिसॉल्व्ड गैस है, और ये अनडिसॉल्व्ड, दोनों के बीच इक्विलिब्रियम है। तो बताओ यहाँ जो प्रेशर होगा P ऑफ गैस, ठीक है, P ऑफ गैस, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये रिलेशन होता है। P ऑफ गैस, ये प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। सूरज पटेल, आपके यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है ना? तो pressure of the gas is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution। ये solution में और
प्रेशर, यहाँ प्रेशर, बस ये देखो वही का वही ला है, P is proportional to X से, पर यहाँ पर ये राउल्ट लॉ है और ये कौन सा लॉ? हेनरी लॉ। प्रेशर ऑफ द गैस is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution phase। और इसका आप कांस्टेंट चेंज कर, इसको हटाओ, कांस्टेंट ले आओ, P इक्वल टू KH इंटू एक्स ऑफ द गैस। बस ये लॉ होता है, याद हो गया आपको लॉ? ये लॉ समझ आ गया? P इक्वल टू KH एक्स ऑफ द गैस। अब P इक्वल टू P लिख दीजिए गैस का, KH को KH लिख दीजिए, मोल फ्रैक्शन को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। मैंने वाटर के मोल्स फिक्स किए थे 1 लीटर जिसमें 55.5 मोल होते हैं, ध्यान रखना। तो सीधा आप वाटर के 55.5 मोल, और गैस इतना कम घुलता है ये कि इस वाले पार्ट को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। ये नेग्लेक्ट कर दिया तो प्रेशर ऑफ द गैस के एच एन ऑफ द गैस अपॉन एन ऑफ द वाटर, और एन ऑफ द वाटर तो सीधे 55.5 है। बस ये निकाल लो, ये है नंबर ऑफ द मोल ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, ये हो गया एन ऑफ द गैस। बस ये निकालो, यही सॉल्युबिलिटी, इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो मैंने ये फिक्स कर दिए 55.5 1 लीटर में, KH आपको दिया जाएगा, प्रेशर आपको दिया जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस अगर आप कैलकुलेट कर देंगे तो ये 1 लीटर माने 55.5 में उस गैस की सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, उस गैस की सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। बोलो याद हो गया आप सबको? ये क्लियर हो गया कि नहीं? ये सबको अच्छे से पढ़ाया है। 55.5 रखना ना भूलें, इसको नेग्लेक्ट कर दें, ये निकालना, यही सॉल्युबिलिटी है गैस की। ये देखिए लिख दिया मैंने, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। अब बताओ, सॉल्युबिलिटी गैस की KH पर उल्टी है, उल्टी है यहाँ पर। सॉल्युबिलिटी NB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। हेनरी लॉ कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा सॉल्युबल गैस के मोल्स उतने कम होंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उतनी कम होगी। तो कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी घटती है, और टेम्परेचर बढ़ने पर KH बढ़ता है, तो नंबर ऑफ मोल्स घटते हैं, माने सॉल्युबिलिटी घटती है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH बढ़ेगा, KH बढ़ेगा तो KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू NB है। NB क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व्ड है, तो इसी को हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे KH बढ़ेगा, KH बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। बहुत अच्छे से याद रखना, ये दोनों बातें एक साथ समझा दी। KH बढ़ेगा तो भी सॉल्युबिलिटी घटेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH बढ़ेगा तो भी सॉल्युबिलिटी घटेगी गैस की। तो ये हेनरी लॉ हो गया। बोलो समझ आ गया हेनरी लॉ? तो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यार बच्चों एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो टेम्परेचर PB0, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक है, जैसे ही आप प्योर लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ये देखो फिर से एक बार याद दिला रहा हूं, ये जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो इधर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और मिलाया तो वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, वेपर प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये बात ध्यान रखिए हमेशा, और बहुत अच्छे से समझाया है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को आप TB कहेंगे। तो
टीबी ऑलवेज ग्रेटर देन टीबी नॉट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट हमेशा कम होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से। क्यों? क्योंकि पी ए जो होता है, पी आप अब भी समझाया, पी ए कम होता है, पी ए नॉट ज्यादा होता है। पी ए नॉट ज्यादा होगा, जैसे सॉल्यूट मिलाओगे तो पी ए कम होते जाएगा, ये कम होगा तो क्या बढ़ जाएगा, वेपर, ये टीबी बढ़ जाएगा, टीबी ज्यादा होगा टीबी नॉट से। अब टीबी में से टीबी नॉट माइनस कर दो तो जो आया उसको बोलते हैं डेल टीबी। ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कहलाया। तो टीबी ज्यादा टीबी नॉट कम। क्यों? क्योंकि पीए नॉट ज्यादा पीए कम, तो पीए कम तो ये ज्यादा, तो डेल टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। ये ध्यान रखिएगा, डेल टीबी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताओ, del TB equal to del TB is proportional to small m molality और del TB equal to KB into m, ये आ जाता है कांस्टेंट मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, और इसका वैल्यू पानी के लिए 0.52 होता है, km इनवर्स 6 है। ये मोलैलिटी आप जानते ही हो, del TB इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी होती है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ये ग्राम में हो, केजी में नहीं हो, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको ग्राम किलोग्राम में बदल देते हैं। बस यही फार्मूला है। बोलो, तो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ये पूरी बातें क्लियर हो गई? यस बोलो। सर। यस सर। अगर कोई डिसोसिएट हो रहा हो तो आई से मल्टीप्लाई कर देना, बस ये आई से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आई इंटू एम। तो आई इंटू एम का वैल्यू, आई इंटू एम का वैल्यू जितना ज्यादा होगा डेल टीबी का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। आई इंटू एम ज्यादा, डेल टीबी उतना ज्यादा। जिसका डेल टीबी ज्यादा होगा उसका पी ए कम होगा, पी ए कम होना चाहिए। तो बात पूरी मैंने आपको समझाई हुई है। जिसका डेल टीबी ज्यादा होगा, ये देखो डेल टीबी ज्यादा। अब अगर आपको ये निकालना है टीबी, तो टीबी इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर लाओगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो टीबी बढ़ जाएगा, तो इसका टीबी भी ज्यादा होगा। ये डेल टीबी माने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, और ये टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन है। तो जिसका डेल टीबी जितना ज्यादा होगा उसका टीबी भी उतना ही ज्यादा होगा। ये कि इसको माइनस है, इसको आप जब इधर लाओगे इसको निकालने के लिए तो प्लस हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। तो डेल टीबी भी बढ़ेगा, टीबी भी बढ़ेगा आई इंटू एम बढ़ने पर। और अब मालिक ये आई आप जानते ही हैं, केबी का वैल्यू 0.52 होता है, डब्ल्यू भी दिया जाए, एम भी मालूम ही होता है, सब रखोगे तो डेल टी आ जाएगा। इसका एलिवेशन निकाल सकते हो कितना हुआ, और जब एलिवेशन आ जाए तो टीबी नॉट का वैल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स है। अब कभी क्वेश्चन में गड़बड़ी भी करते हैं। अपन जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट। भाइयों कभी कभी ये क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 100.1, 100.1 दे दिया, और अपन 100 करके मान लो आपका 0.5 आया तो 100.5 कर देंगे, जबकि 100.1 क्वेश्चन में आपको नीचे दिया और आपका 0.5 आया डेल टीवी, तो वो 100.6 हो जाएगा। तो गड़बड़ मत करना, वो देख लेना। जनरली तो 100 ही होता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में बहुत गड़बड़ी करते हैं, 100.1 दे दिया, तो अब आप क्या कर लोगे? तो बोलो समझ आ गया पूरा अच्छे से? यस सर। तो किसी का भी अब बॉइलिंग पॉइंट पूछें तो आप आई इंटू एम देखना। क्वेश्चन है किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है? हाईएस्ट है 0.1 m यूरिया, 0.2 m NaCl, 0.3 m CaCl2। बताओ जल्दी से किसका हाईएस्ट होना चाहिए? कितनी देर? आई इंटू एम सबसे ज्यादा, आई भी ज्यादा एम भी ज्यादा, आई भी ज्यादा एम भी ज्यादा, तो आई इंटू एम का वैल्यू ज्यादा, आई एम का वैल्यू ज्यादा, तो ये ज्यादा। अगर वो एलिवेशन पूछते, डेल टीवी पूछते तो भी इसी का ज्यादा होता, और टीवी पूछते तो भी इसी का। तो तीनों आंसर इसी के होंगे। समझ गए? तीनों आंसर यही।
बोलो समझ आ गया आपको? तो ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सिंपल है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर और जो जम रहा है सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं। पानी का वेपर प्रेशर और आइस का वेपर प्रेशर जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर इक्वल हो जाए वो टेम्परेचर हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो ध्यान रखिए फ्रीजिंग पॉइंट में भी बिल्कुल वही चीज, डेल टीबी। अपन फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे जाते हैं, नीचे होता है, तो डेल टीबी इक्वल टू टीबी नॉट माइनस टी एफ है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, क्योंकि ये कम होता जाता है, ये ज्यादा है। जैसे पानी का ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो ये कम हो जाएगा, ये -1 हो गया, ये -2 हो सकता है और -3 हो सकता है। जैसे जैसे आप NB बढ़ाते जाओगे ये कम होते जाएगा, समझे कि नहीं? तो कम होगा तो ये, जैसे ये तो आपका 0 है, ये साइन माइनस है और ये -1 हो गया, तो बोलिए ये वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो आपका डेल TF2 आ जाएगा। अगर आपने और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो ये और कम हो गया, ठीक है, 0 -2 हो गया, ठीक है, ठीक। तो ये आपका आ गया 2, तो ये और बढ़ गया। तो जैसे जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते जाओगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते जाओगे, ये कम होते जाएगा, ये कम होगा, तो TF बढ़ते जाएगा। ये ध्यान रखना, ये उल्टा है। टीबी में ये बाद में था, ये पहले था। टीबी माइनस टीबी नॉट था, इसमें TF नॉट माइनस TF है। ध्यान रखना, ये गड़बड़ी कर देते हैं अपन लोग, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। और मैंने वो ग्राफ समझा है, उससे आपको एकदम बात याद आ जाएगी। तो डेल TF is proportional to molality, del TF equal to KF into M। KF का वैल्यू पानी के लिए होता है 1.86, KM इनवर्स होता है। और ध्यान से सुनना, डेल TF इक्वल टू, यदि डिसोसिएट एसोसिएट हो रहा हो तो KF into M कर देना। तो बच्चों I into M इधर कर दिया मैंने, KF I into M, ठीक है। तो KF तो कांस्टेंट हो गया, I into M का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? डेल TF बढ़ेगा। डेल TF क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन बढ़ रहा है, डिप्रेशन, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डेल TF। फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये बढ़ गया। जैसे जैसे आप I into M बढ़ाओगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ाओगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ाओगे तो मोलेलिटी बढ़ेगी, मोलेलिटी बढ़ेगी। या I आप बढ़ाओगे तो I into M का प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो डेल TF बढ़ेगा, डेल TF बढ़ेगा तो TF घटेगा। फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। फ्रीजिंग क्यों? क्योंकि अब भी बताया, जैसे जैसे मोल्स मिलाओगे वेपर प्रेशर कम होते जाएगा, वेपर प्रेशर कम होते जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट -1, -2, -3 नीचे जा रहे हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन ये जो है ये बढ़ेगा। तो दिस इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं, ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बोलो समझ आ गया आपको? क्वेश्चन बन जाएंगे अब आपसे। और मोलेलिटी आप जानते हो, WB/MB into WN के किलोग्राम। तो इस तरह से आप बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बोलो समझ आया आपको कि नहीं आया? समझ आ गया? Yes, sir. बस छोटे छोटे न्यूमेरिकल आएंगे, वैल्यू रखना आ जाएगा, अच्छे से पढ़ डालना आप। और एक वो क्वेश्चन है, कौन सा, एक क्वेश्चन है ना जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फ्रीजिंग पॉइंट जिसका बढ़ जाता है, अपन
जिसमें कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स बनने में नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं तो सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाती है। कौन सा क्वेश्चन है पता है? बोलो। ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बनने वाला था ना? राउल्स लॉ। क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स जिसमें बनता है, कॉम्प्लेक्स बनने में नंबर ऑफ मोल्स घटते हैं केएफ में। अब वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन था। चलिए कभी आएगा, अभी तो दिखा देंगे, या कॉपी में लिखाया हुआ मैंने, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, एनबी आई इंटू एनबी हो या आई इंटू एम, ये बढ़ता है तो सब बढ़ते हैं, पाई बढ़ता है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, डेल टी एफ बढ़ता है, डेल टी बी बढ़ता है, और क्या बोलते हैं डेल पी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ता है, डेल पी अपॉन पी ए नॉट आर एल वीपी बढ़ता है, सब बढ़ते हैं, ठीक है। टीबी भी बढ़ता है, ठीक है, पर यहां पर ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ये टी एफ घटता है, यही पूछा जाता है, यही पूछा जाता है। सारी कोलिगेटिव, ये सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती है, ठीक है, ये सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती है, आई इंटू एम ये बढ़ा दोगे तो ये सब बढ़ते जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये घटता है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, तो ये उल्टी है, क्योंकि यहाँ पर आपका यही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ये बढ़ाने पर। हाँ, अगर इसको उल्टा कर दोगे, आई इंटू एम ये घट जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स घट जाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, बाकी सब घट जाएंगे, तो ये ध्यान रखना। चलिए, मैंने एक ही में सब समझा दिया आपको, तो ये आपका सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड पूरी बातें समझा दी मैंने, पूरी बातें खत्म हो गई है, ठीक है। कर लेंगे आप अच्छे से, बोलिए, कर लेंगे आप सब Yes, लोग sir. अच्छे से? Yes, हाँ, sir. Yes, sir. तो आप तैयार करिए, मेरी शुभकामनाएं हैं, बहुत बढ़िया आप पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. जय हिंद सर। जय हिंद। बाकी बढ़िया पढ़ाई करें सब लोग।